आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हीरा कोयले की खान से निकलता है। वैसे ये जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है उसके पीछे ग्रेट सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग एंड वंडरफुल राइटिंग एंड डायरेक्टिंग छुपी है। गुरुदत्त साहब और लेजेंडरी एक्टर एंड डायरेक्टर बट विद द वर्स्ट ऑडियंस। क्योंकि उनकी लास्ट फिल्म कागज के फूल जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है, उसके उसका क्या हुआ ये सब तो हम जानते ही है। खैर, अगर मैं प्यासा फिल्म की बात करूँ तो इट्स जेम, इट्स परफेक्ट। फिल्म के स्टोरी की ओवरऑल बात करूँ तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है विजय, प्लेड बाय गुरुदत्त साहब, वो एक राइटर है, गरीब है, बट टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पर उसके टैलेंट की कोई कदर नहीं करता, या कहूँ कि उसकी तक कोई कदर नहीं करता, उसके अपने भी नहीं। फिल्म के सेकंड सीन में हमें देखने को मिलता है कि विजय जब एक लोकल पब्लिशिंग हाउस में अपनी लिखी हुई नज़्में जो उसने पब्लिश करने को दी थी वो लेने जाता है, तब वो देखता है कि उसकी नज़्मों की फाइल को कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया है। इस बात पे जब विजय उस पब्लिशिंग हाउस के ओनर शेख साहब से बहस करने जाता है, शेख साहब कहते हैं कि क्या मोहब्बत प्यार करने वाले शायर मोमिन को पढ़ा है आपने? तो विजय कहता है कि उन्हें भी पढ़ा है और फैज़ को भी। और एक्चुअली में फैज़ साहब का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है इस पे कि मो दुःख और भी है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वासल की राहत के सिवा। डैम! मतलब क्या खूब लिखा है। बैक टू टॉपिक, इसके जस्ट नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि विजय की माँ उसे जबरदस्ती से अपने घर ले आती है और विजय आना नहीं चाहता क्योंकि उसके दोनों सगे भाई उससे नफरत करते हैं, उसके काम से नफरत करते हैं। पर फिर भी जब विजय अपनी माँ के कहने पर घर आता है, तब वो उसे पता चलता है कि उसकी नज़्में की फाइल जो उसने घर पे रखी थी, उसे उसके भाइयों ने एक रद्दी वाले को सिर्फ 10 आने की कीमत पर बेच दी। ये खबर सुन के जब विजय भागता हुआ उस रद्दी वाले के पास जाता है, तो उसे पता चलता है कि वो फाइल तो एक औरत खरीद कर ले गई, जो हमें बाद में पता चलता है कि एक प्रोस्टिट्यूट है। और वो विजय को बहला के फुसला के गाना गाते गाते अपने कोठे तक ले आती है और अपने विजय भाई चले आते हैं, क्योंकि उस गाने के लिरिक्स विजय ने लिखे थे अपनी नज्मों की फाइल में। पर तब गुलाब द प्रोस्टिट्यूट अपने विजय को फकीर समझ के अपने कोटे से धक्का मार के निकाल लेती है। पर फिर बाद में जब गुलाबों को पता चलता है कि विजय वही राइटर है जिसकी नज़्मों की फाइल वो रद्दी वाले से खरीद कर लेकर आई थी, तब उसे बहुत दुख होता है और विजय के लिए उसके मन में प्यार उभरता है। फास्ट फॉरवर्ड, विजय को पता चलता है कि उसके कॉलेज के क्लासमेट्स का रियूनियन हो रहा है। और ये खबर सुन के जब विजय वहां जाता है, तब उसकी मुलाकात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मीना से हो जाती है। और ये मुलाकात दुनिया के हर मर्द के लिए जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा होता है। ये पुराने घाव ताजा हो जाते हैं। और ये सारे इमोशंस गुरुदत्त साहब बहुत ही खूबसूरती से पोर्ट्रे करते हैं। आगे हमें देखने को मिलता है कि विजय को शहर के सबसे बड़े पब्लिशिंग हाउस में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई है। पर जब विजय को पता चलता है कि जिस पब्लिशिंग हाउस में वो एक क्लर्क की जॉब करता है, उसका ओनर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी मीना का पति है, और फिर वो जान जाता है कि यहाँ भी उसकी लिखी हुई नज़में पब्लिश नहीं होगी, तो फिर जब विजय ऑफिस छोड़ के जाने ही वाला होता है, तभी मीना उससे चुपके से मिलने ऑफिस आती है। और जब इन दोनों की बातें शुरू होती है, तभी मीना के पति की एंट्री हो जाती है और उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि इन दोनों का फिर से कोई चक्कर चल रहा है। फिर फिर मीना का पति उसे सीधा एक बाजारू औरत यानी कि प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर करता है, बिना उसकी तरफ की बात सुने बगैर। और इसके जस्ट नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि गुलाबो एक लोकल पुलिस वाले से मुंह छुपा के भाग रही होती है, जब वो विजय से टकरा जाती है। और विजय उसे घबराए देख उस पुलिस वाले को, गुलाबो को अपनी पत्नी बताते हैं, जो कि एक्चुअली में एक प्रोस्टिट्यूट है। और बस ये दो सीन्स हमें टू टाइप्स ऑफ मैन या टू फेसेस ऑफ सोसाइटी का बेस्ट एग्जाम्पल प्रेजेंट करती है। अक्सर कहते हैं ना कि लोग बेहतर के खातिर बेहतरीन छोड़ जाते हैं। विजय का आगे का जीवन और भी बदतर हो जाता है जब उसे अपने भाइयों से पता चलता है कि उसकी माँ मर गई। और
उन्होंने उसकी माँ का अंतिम संस्कार भी कर डाला बिना उसकी मौजूदगी के। ये खबर सुन के विजय की आखिरी जीने की उम्मीद भी मर जाती है, और इसीलिए वो रेलवे लाइन पे जब सुसाइड करने जाता है, तब एक आखिरी मदद करने के खातिर वो एक गरीब को अपनी जैकेट दे जाता है। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि विजय की जगह वो गरीब ट्रेन के नीचे आके मर गया और उसने विजय की जान बचाई। और ये सीन देख के मतलब ऐसा लगता है कि क्या ही गांडू नसीब है हमारे विजय भाई का। मतलब बंदा अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल रहा, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई, उसके सगे भाई उससे नफरत करते हैं, एक माँ थी जो उससे प्यार करती थी, वो भी मर गई। मतलब बंदा करियर में फेल हो गया, पहला प्यार पाने में फेल हो गया, माँ को संभालने में फेल हो गया। अब जब अंत में सुसाइड करने जा रहा है, तो वहां भी फेल हो जाता है। विजय की ये हालत देखने के बाद आपको लगता है कि अब क्या ही बुरा होगा इस बंदे के जीवन में। पर अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो, क्योंकि ये दुनिया मुर्दों को भी चैन से जीने नहीं देती। हमारे विजय भाई तो अभी भी जिंदा है। आगे की कहानी की बात करूँ तो अब पूरे शहर में ये अफवाह फैल गई है कि विजय मर गया है। और इस नेगेटिव मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग से एक फायदा हो गया है कि अब विजय की लिखी हुई नज्मों के लोग दीवाने हैं। विजय की पॉपुलैरिटी बहुत ही बढ़ गई है, और लोग उसके कॉपियां खरीदने के लिए लाइनों में लग रहे हैं। पर इसका क्रेडिट विजय को नहीं, बल्कि मीना का पति, उसके हरामी भाई, उसका लालची दोस्त, ये सब ले रहे हैं। क्योंकि विजय तो एक मेंटल हॉस्पिटल में कैद है। 1 साल तक विजय मेंटल हॉस्पिटल में कैद रहने के बाद वो कैसे तो उधर से भाग जाता है और अपने शहर आता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी फर्स्ट 1 ईयर डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है एक शहर के सबसे बड़े थिएटर में, जहाँ सारे लोग जमा हो रहे हैं। और जब ये बात सुन के विजय उस थिएटर में पहुंचता है, तो वो अपने सामने वाला दृश्य देख शॉक हो जाता है। क्योंकि जिन लोगों ने कभी उससे दो प्यार भरे शब्द नहीं बोले, उससे नफरत करते रहे, वो ही लोग आज उसका गुणगान गा रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, बस अपने फायदे के लिए। और ये सीन देख के यही समझ आता है कि ये दुनिया बड़ी जालिम है दोस्त। जब तक आपका फायदा है, लोग आपको सर पे चढ़ाते हैं। जैसे ही आपसे फायदा खत्म, आप खत्म। पर गुरुदत्त साहब ने इस सीन को बहुत ही खूबसूरती से पोर्ट्रेट किया है कि जहाँ विजय खड़ा है वहां से बहुत ही ब्राइट लाइट आ रही है, और बाकी सारे थिएटर के लोग अंधेरे में है, टू इंडिकेट दैट द ट्रू वंस ऑलवेज शाइन। कभी भी रात का अंधेरा तारों की रोशनी नहीं छुपा सकता। अब जब विजय लोगों के सामने आ ही जाता है, तो सारी जनता उससे पूछती है कि बताओ, क्या तुम ही असली विजय हो? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ विजय को नाम से जाना है, चेहरा किसी ने भी नहीं देखा। और ये सवाल सुन के हर कोई ऑब्वियसली हाँ ही बोलेगा, क्योंकि टू गेन योर वर्थ, मनी, फेम, सक्सेस। पर हमारे विजय भाई उल्टा नहीं बोल देते हैं। और इसीलिए ये सीन देख के थोड़ा इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अब अब चाहिए ही क्या इस बंदे को। पर अब पर शायद आप भी यही करते। आई मीन टू से दैट, जस्ट इमेजिन कि आपको जो चीज चाहिए वो तो मिल गई, पर उसके बदले में आपका सब कुछ छीन गया। तो शायद आप भी विजय की तरह ना ही बोलते। यूं कहूं कि इतना कुछ खो दिया है तुझे पाने की खातिर, कि अब तू मिल भी जाए तो क्या है। इस फिल्म की एंडिंग भी बड़ी पोएटिक वे में की गई है कि जहां विजय आखिर में गुलाबों से मिलने जाते हैं और कहता है, मैं दूर जा रहा हूँ गुलाब, कहाँ? जहाँ से मुझे फिर दूर न जाना पड़े। आई थिंक ही मीन टू से, हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। खैर, ये ऐसा मैं सोचता हूँ, आप कुछ अलग भी सोच सकते हो।
नो वरीज, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सही राह पे चलने वाले लोगों को अपनी मंजिल मिल ही जाती है। और इसी शायरी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।